आज नोटबंदी को कितने 20-22 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। और इन 20 दिनों के बाद अगर आज हम आकलन करें नोटबंदी का, तो नोटबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस देश के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को रात को 8 बजे भाषण दिया था, तो उन्होंने इसके 4 उद्देश्य बताए थे कि नोटबंदी 4 उद्देश्य की वजह से की जा रही है: भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट और आतंकवाद का पैसा। आज अगर हम भ्रष्टाचार देखें तो 8 नवंबर के बाद से जितना भ्रष्टाचार अक्टूबर के महीने में था देश में, उससे 10 गुना भ्रष्टाचार नवंबर के महीने में हुआ है। चारों तरफ रिश्वतखोरी के इतने मामले आए हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश से, आसाम से 2-2 हज़ार रुपये के नोट के ज़रिए अब रिश्वतखोरी जम के चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने रिश्वतखोरों की बहुत सहूलियत कर दी है। पहले जेब में अगर 100 नोट लेके जाने पड़ते थे तो 85 नोट लेके जाने पड़ते हैं, और भ्रष्टाचार में कम से कम 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। कह रहे थे काला धन बाहर निकालेंगे, काला धन कम होएगा। अभी तक सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, इन 8 लाख करोड़ रुपए में कितना काला धन है? क्योंकि ये तो सारा लोगों का जमा किया हुआ एक नंबर का पैसा है। 8 लाख करोड़ रुपए में 20 दिन में कितना काला धन आया? हमारी जानकारी के मुताबिक एक नया पैसा काला धन नहीं आया, एक नया पैसा नहीं आया। जबकि इतने लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे देश को इतनी तकलीफ हो चुकी है, लोगों के धंधे बंद हो गए। दूसरा, कह रहे थे आगे काला धन कम होएगा। नोटबंदी के बाद से काले धन का जनरेशन भी देश के अंदर 10 गुना बढ़ गया है। डॉलर 1 नंबर में 70 रुपये में बिक रहा है और 2 नंबर में 116 रुपये में बिक रहा है। सोना 1 नंबर में 30,000 तोला मिल रहा है और 2 नंबर में 56,000 रुपये तोला मिल रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर कैश खूब प्रॉपर्टी कैश में बिक रही है। तो काला धन जो था वो भी 10 गुना बढ़ गया, काले धन का जनरेशन। अब तो 2-2 हज़ार के नोट की ब्लैक हो रही है, तो काला धन कम होना था वो और बढ़ गया। कह रहे थे नकली नोट कम हो जाएंगे, नकली नोट भी कम नहीं हुए। अब वो नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पाकिस्तान में है कि भारत में, ये तो उन्हीं को पता है। लेकिन वो फैक्ट्री जितने रेट से आरबीआई नोट बना रही है, उससे ज़्यादा तेज़ी से नकली नोट उनकी फैक्ट्री में बन रहे हैं। जितने पहले 500-500, 1000-1000 के नकली नोट थे, वो सारे अब खप रहे हैं, उसकी जगह 2000 के असली नोट आ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि ये पूरा 500-500, 1000-1000 के नकली नोटों को असली नोट बनाने का कार्यक्रम तो नहीं है। तो नकली नोट भी बंद नहीं हुए, उल्टे 500-500, 1000-1000 के नकली नोट 2000 के असली नोट में कन्वर्ट हो गए और अब 2-2 हज़ार के नकली नोटों का पूरा व्यापार शुरू हो गया। कह रहे थे आतंकवाद की फंडिंग बंद होएगी, उसके भी कितने सारे अभी सबूत मिले हैं कि आतंकवादियों, जनता के पास तो एटीएम में कैश नहीं मिल रहा, लेकिन आतंकवादियों के पास 2-2 हज़ार के नोट पहुंच गए। पता नहीं कौन पहुंचा रहा है सरकार में से, जो 2-2 हज़ार के नोट आतंकवादियों के पास पहुंच गए। तो ये पूरी की पूरी स्कीम प्रधानमंत्री जी की पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनका जिद, उनका अहंकार और उनके स्वार्थ की वजह से उन्होंने पूरे देश को तकलीफ में डाल रखा है। और पिछले 20 दिन के अंदर देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है, जितना नुकसान इकोनॉमी को हुआ है। अब ये भी साफ हो रहा है कि इन्होंने अपने सारे पैसे और अपने दोस्तों के पैसे ठिकाने लगा दिए थे। इसके कितने सारे उदाहरण आए हैं, जब बीजेपी के लोग 8 नवंबर के पहले नोट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नोट दिखा रहे हैं, बंडल के बंडल नोट दिखा रहे हैं 6 नवंबर को, 5 नवंबर को। अभी सामने आया कि बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश भर में जमीनें खरीदी हैं। बिहार के मामले सामने आए, जब बिहार के अंदर उनकी लैंड लीज के एग्रीमेंट सामने आए हैं,
उनके अपने संजीव चौरसिया एमएलए जो हैं बिहार के, उन्होंने खुद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति के कहने पर बिहार के अंदर खूब सारी ज़मीनें अक्टूबर के महीने में खरीदी गई, कुछ कैश में खरीदी गई, कुछ चेक में खरीदी गई। और इस खबर में यह भी लिखा है कि सम ऑफ देम वर इवन बॉट ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। संजीव चौरसिया जी कहते हैं सब जगह खरीदा जा रहा था, बिहार के साथ और जगह भी खरीदा जा रहा है। हम लोग तो सिर्फ सिग्नेटरी अथॉरिटी ही हैं, पैसा तो पार्टी की तरफ से आया था। सारी जमीन खरीदी हैं पार्टी कार्यालय के लिए और अन्य कामों के लिए। नवंबर फर्स्ट वीक तक जमीन खरीदने को कहा गया था। तो अपने सारे पैसे इन्होंने ठिकाने लगा दिए और पूरे देश को इन्होंने दुख और तकलीफ में झोंक दिया। सीधे सीधे देश के साथ ठगी हुई है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है। इसके लिए जो भी केंद्र सरकार में जिम्मेदार है उसके ऊपर ठगी का, चीटिंग का और धोखाधड़ी का मुकदमा चलना चाहिए कि अपने लोगों का पैसा, अपने दोस्तों का पैसा, अरबपतियों का पैसा, काले धन वालों का पैसा, बीजेपी ने अपना पैसा ठिकाने लगा लिया और सारे देश को इन्होंने मुसीबत में धकेल दिया। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी तारीख है जब से लोग अपना खुले आम पैसा, जितना पैसा वो चाहें, अपना पैसा बैंक से निकलवा सकेंगे? क्या 1 जनवरी के बाद लोग अपना पैसा बैंक से निकलवा सकेंगे? लगता नहीं है, इनके पास करेंसी नहीं है। सरकार ये बताए, सरकार ने पहले कहा था कि 24 नवंबर तक के लिए हम 4,500 रुपये, 4,000 रुपये कर रहे हैं, उसके बाद से इसको बढ़ाएंगे। उसके बाद से तो बंद ही कर दिया इन्होंने एक्सचेंज। अब ये सरकार बताए कि वो कौन सी तारीख है जिसके बाद ये 24,000 रुपये की लिमिट और ये सब बंद कर दी जाएगी। और मान लीजिए आप 2 लाख रुपए आपका बैंक में पड़ा, आप 2 लाख रुपए निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो। वो कौन सी तारीख है जब आप अपनी मर्जी से पैसा निकलवा पाएंगे? सरकार ये क्लियर करे ताकि लोगों को भी ये पता चले भाई नॉर्मल जिंदगी कब से शुरू होएगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सरकार ने एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ड्रास्टिक कट उन्होंने एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है। अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग कट है। इससे मिडिल क्लास को और सीनियर सिटीजन्स को, जितने रिटायर्ड लोग होते हैं वो सारा पैसा अपना अमूमन एफडी के अंदर डालते हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी एफडी के अंदर अगर इस तरह से इतना भारी कट किया गया है। और इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और इसको भी वापस लिया जाए। और लास्ट में प्रधानमंत्री जी जो संसद से मुंह छुपा रहे हैं, तो वो सबको यही लग रहा है कि संसद में आएंगे तो वो सहारा और बिड़ला की डायरियों की चर्चा होगी और शायद प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है कि वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है वो निर्दोष हैं, उन्होंने रिश्वत नहीं ली सहारा से और बिड़ला से, तो उनको डरने की क्या ज़रूरत है? आए संसद के अंदर, फेस करें संसद को। लोगों ने चुन के उनको संसद में जाके बैठने के लिए तो कहा था, लेकिन वो संसद से जो भाग रहे हैं उससे लोगों के मन में ये शंका पुख्ता होती जा रही है कि कहीं जो सहारा और बिड़ला की डायरियों में उनको रिश्वत देने की बात लिखी गई है, कहीं वो सच तो नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर हैं तो। ममता जी से अभी बात नहीं हुई है, मैं उनसे बात करूंगा। जहाँ जहाँ वो फ्री होंगी वो भी आ सकती हैं। पहले मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अवेलेबिलिटी देख लेंगे, तो मैं उनसे बात करूंगा। दूसरा उसमें जो पता चल रहा है, शुंगलू कमेटी ने जानबूझ के गलत तरीके से मनीष को फंसाने की कोशिश की है। जाहिर है कि शुंगलू कमेटी शुंगलू साहब के ऊपर डीपीएस सोसाइटी में धोखाधड़ी करके, प्रेसिडेंट चुनाव में धोखाधड़ी करके, डीपीएस सोसाइटी के चुनाव में धोखाधड़ी करके उसके चेयरमैन बनने के आरोप हैं, संगीन आरोप हैं। शुंगलू साहब के ऊपर डीपीएस सोसाइटी में पैसे की हेराफेरी करने के आरोप हैं। इसकी शिकायत एलजी साहब को मई 2015 में, आज से 18 महीने पहले दी गई थी। ये शिकायत केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी। उस पर कार्रवाई करने की जगह केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने शुंगलू साहब को बुला के कहा कि भाई देखो,
अब तुम इस सरकार को फंसाओ, ऐसी रिपोर्ट